नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस बार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पीएम मोदी को उस सूची में रखा है जिस सूची में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने वाले नेताओं को रखा गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों को लेकर काम करने वाली संस्था है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 5 साल बाद जारी की गई अपनी गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट में पीएम मोदी समेत 37 चेहरों को शामिल किया है। इस सूची में मोदी को पाकिस्तान के इमरान खान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, म्यांमार के सैन्य प्रमुख और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के अलावा 32 अन्य लोगों के साथ शामिल किया गया है जो प्रेस की स्वतंत्रता को रौंदते हैं। 2 महिलाएं भी शामिल हैं इस सूची में। पहली हैं हांगकांग से कैरी लैम तो दूसरी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस फ्रीडम मैप जारी किया है। इसमें रंगों के अनुसार देशों को चिन्हित किया गया है। जिन देशों को लाल रंग में रखा गया है वहां प्रेस स्वतंत्रता की हालत बुरी है। जिन देशों को काले रंग में दिखाया गया है उनमें स्थिति बेहद खराब है। भारत को लाल रंग में रखा गया है। इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। भारत इस इंडेक्स में पिछले 4 सालों से लगातार नीचे गिरा है। वह साल 2017 में 136 में, साल 2018 में 138 में, साल 2019 में 140 में और पिछले साल 142वें नंबर पर पहुंच गया। भीमा कोरेगांव मामले में अभियुक्त मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन लोकुर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि फादर स्टैन स्वामी का निधन एक बड़ी त्रासदी है। मैं इस मामले में अभियोजन और अदालतों से निराश हूँ। ये अमानवीय है। इसके अलावा मशहूर साहित्यकार नयनतारा सहगल ने भी स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत को साफ शब्दों में हत्या कहा है। उन्होंने द हिंदू से बात करते हुए कहा कि फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है। उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपना जीवन गरीबों व वंचितों के लिए खपा दिया। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के मानवाधिकार प्रतिनिधियों ने झारखंड के मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की पुलिस हिरासत में मौत को भयानक व त्रासद बताया है और उन्हें जेल में रखे जाने को अक्षम्य करार दिया है। यूरोपीय संघ के मानवाधिकार विशेष प्रतिनिधि एमन गिलमोर और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार स्पेशल रिपोर्टर मैरी लॉलोर ने ट्वीट कर जेसुइट पादरी की मौत पर दुख जताया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार स्पेशल रिपोर्टर ने ट्वीट किया कि भारत से भयानक समाचार है। मानवाधिकार कार्यकर्ता व पादरी फादर स्टैन स्वामी की मौत हिरासत में हुई है। वे 9 महीने से जेल में थे और उन्हें आतंकवाद के झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्टैन स्वामी की मौत के बाद भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में अन्य आरोपियों के परिवार के सदस्यों और दोस्तों ने उनकी मौत को एक संस्थागत हत्या बताया है। इसके साथ ही कहा है कि अब उन्हें जेल में बंद अन्य लोगों के स्वास्थ्य और जीवन का डर सताने लगा है। इस मामले में आरोपियों के दोस्तों और परिजनों की ओर से कहा गया है कि स्टैन स्वामी की मौत प्राकृतिक मौत नहीं है बल्कि एक अमानवीय राज्य द्वारा की गई एक सभ्य व्यक्ति की संस्थागत हत्या है। उनका कहना है कि झारखंड में आदिवासियों के बीच अपना जीवन बिताने और आदिवासियों के संसाधनों और अधिकारों के लिए लड़ते हुए फादर स्टैन इस तरह की मौत के हकदार नहीं थे। आने वाले समय में भारत में ट्विटर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने माना है कि उसने अभी तक भारत के आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। हालांकि इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि वो ऐसा करने की प्रक्रिया में है। वहीं केंद्र सरकार ने दायर अपने हलफनामे में कहा कि ट्विटर को नियमों का पालन करने के लिए समय भी दिया गया, लेकिन 41 दिनों के बाद भी उसने नियमों का पालन नहीं किया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्विटर रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने में इतना समय नहीं ले सकता है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि वो ट्विटर के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं दे सकता। केंद्र सरकार इस पर एक्शन के लिए स्वतंत्र है। मोदी कैबिनेट में 7 से 8 जुलाई तक विस्तार होने की खबर है। कैबिनेट में 28 मंत्री पद खाली हैं और 17 से 22 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने 2 दिनों तक गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की है। वहीं खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच लोजपा नेता पशुपति पारस गृह मंत्री अमित शाह के फोन के बाद दिल्ली आ गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा बिहार से सुशील मोदी, उत्तराखंड से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, असम से पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोई भूमिका दी जा सकती है और यूपी से अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को भी कोई मंत्रालय सौंपा जा सकता है। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है।
थावरचंद गहलोत केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, लेकिन अब मंत्रालय से उनकी विदाई से साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार नेताओं को एडजस्ट करने में लग गई है। वहीं इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। पीएम मोदी के कैबिनेट में चाचा पशुपति कुमार पारस के शामिल होने के कयासों को लेकर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। चिराग ने कहा कि मैं दिल से चाहता हूं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इतनी बदनामी ली है तो उनकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही चिराग ने कहा कि वो एलजेपी के कोटे से मंत्री नहीं बन सकते। शायद प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी ना हो, वो बिजी हों, वो निर्दलीय मंत्री बन सकते हैं। अगर वो एलजेपी के नाम पर मंत्री बनते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा और कोर्ट जाऊंगा। 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचने से निराशा जाहिर करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी महासचिव गुलाम नबी लोन हंजुरा ने कहा कि विश्वास बनाने पर जोर देने वाले सुझावों को किनारे रख दीजिए। भारत सरकार ने तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपने दैनिक आदेशों को जारी रखा है, जिसमें हाल ही में किए गए संशोधन और आदेश शामिल हैं, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को संदिग्ध बनाया जा रहा है और 2 इलाकों के बीच विभाजन को गहरा किया जा रहा है। इसीलिए पार्टी ने परिसीमन की प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है, क्योंकि इसके परिणाम पहले से ही नियोजित हैं। इससे यहाँ के लोगों के हितों को और नुकसान पहुँच सकता है। सचिन पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामंजूर करने के बाद उनको विधानसभा पैनल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, लेकिन इसके बाद भी वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों में से एक हेमाराम चौधरी ने कहा कि उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देने पर अपना रुख नहीं बदला है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए हेमाराम ने कहा कि मैंने अध्यक्ष से मुझे पैनल का अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं कहा, समितियां बनाने और अध्यक्ष नियुक्त करने का उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद से मैं अध्यक्ष से नहीं मिल पाया हूं और मैंने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष से जल्द ही मिलने की उम्मीद कर रहा हूं और इसके बाद मैं उन्हें इस्तीफा देने के लिए अपने कारणों के बारे में बताऊंगा। बता दें, चौधरी उन 18 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल राजस्थान में राजनीतिक संकट के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का साथ दिया था। कोरोना की दूसरी लहर के ढलान पर होने और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले आने के दौरान जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, उसको लेकर अब एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसने कहा है कि तीसरी लहर अगस्त में आ सकती है और इसके करीब 1 महीने बाद सितंबर में ये अपने चरम पर होगी। मौजूदा समय में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और हर रोज करीब 30 से 40 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते तक ये घटकर हर रोज करीब 10,000 संक्रमण के मामले आ सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।